लगता है कि ये जितना भी सिस्टम है ये चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? नहीं, देखिए ये सिस्टम बढ़ावा नहीं दे रहा है, बढ़ावा तो हम जैसे लोग दे रहे हैं। तो ये लोग जो जाते हैं ये किस तरीके से उनके साथ पीड़िता करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, उसको मत कहो, कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो लोग कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करते हैं? वो तो पिछले 20 साल से लगभग हमने कभी ऐसा वो करना ही नहीं कि बिना प्रोटेक्शन के कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी महिला को पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो उस टाइम पे वो और ज़्यादा प्लेजर देने वाला टाइम माना जाता है। तो क्या जैसे दिल्ली की सरकार में आज के टाइम पे रेखा गुप्ता एक सीएम महिला के तौर पे हैं, वो इस चीज़ के बिहाफ पे क्या एक्शन लेंगे आपको लगता है? तो सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करती, उससे तंग आ गया और अल्टीमेटली उन्होंने मेरे यहाँ का एक लड़का पकड़ा। हाँ। 120 रुपये की 420 का मुकदमा मुझ पर लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राधेसा, स्वागत है आपका शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनका काम और कर्म को देखते हुए बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन आज का युवा अपने शारीरिक तौर पे मजबूत तो होना चाहता है, परंतु वे दिमागी तौर पे बेहद कमज़ोर है। आज का युवा या कह लो कुछ मर्द समाज ऐसा है जो अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए उन मजबूर महिलाओं को उन पे अत्याचार कर अपनी भूख मिटाते हैं। आइए जानते हैं जीबी रोड की उस कहानी को जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले तो मैं अच्छी हूँ, बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है और तुम लोगों का बहुत स्वागत है कि तुम पॉडकास्ट के इस मैदान में कूदे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैम आपका। मैम, आप इसमें वो सच्चाई जिस पे आप रोशनी डालना चाहते हैं, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की आपकी? देखो, पहले तो मैं एक बात ही कहूँगी राधे इसमें, हाँ जी, कि जीबी रोड ना कह के मैं तमाम रेड लाइट एरियाज़ की बात करती हूँ। अच्छा। जीबी रोड एक पर्टिकुलर दिल्ली है तो जिसको जीबी रोड कहते हैं। मेरठ में वो कबाड़ी बाज़ार के नाम से, और अगर हम कलकत्ता जाएँ तो सोनागाछी के नाम से, और मुंबई जा रहे हैं तो कमाठीपुरा के नाम से। मतलब हर जगह अलग अलग इसके नाम हैं, लेकिन हैं ये सब रेड लाइट एरियाज़ जहाँ पे देह व्यापार और दूसरी तरह की और तमाम, खाली हम देह व्यापार की बात नहीं करते, जहाँ अगर आप समझें तो ड्रग का भी एक बड़ा वो है, हब है वो, जहाँ सप्लाई भी है और यूज़ भी है। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं वहाँ। तो वो अगर उस जगह की हम बात करें तो वो इतनी काली और अंधेरी सच्चाई है कि जिसको वो हमें शायद दिख रही नहीं है या देखना नहीं चाह रहे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मैं अभी तो यूथ को तो इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने खुद ये रास्ता चुना है। यूथ अपना रास्ता खुद चुन रहा है कि हमको क्या करना है। नया अभी टैगलाइन दी है कि माई बॉडी माई चॉइस। अच्छा। ये नई टैगलाइन है, बच्चों ने आजकल जारी की है कि अगर किसी को कुछ कहेंगे, उनके माँ बाप भी कहने के नहीं है, 18 साल के हो गए तो हम बालिग हो गए, आप हमें कुछ नहीं कह सकते। हम अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल पे क्या खेल रहे हैं, हम लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, उसको आप पूछ नहीं सकते हमसे। तो ये इतना उस पतन की तरफ हम चल दिए हैं जिसकी हमने शायद कल्पना नहीं की थी। मैं तो अगर अपनी 31-32 साल की इस जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं ये सोचती थी कि ये वो महिलाएं हैं जो दुनिया भर ने जिनको सताया है, जिनको ख़राब औरतें हमारे बीच में से ही हैं और हमारे बीच से हैं वो। और मैं ख़राब औरतें और ख़राब महिलाएं खासतौर पर उन्हें कह रही हूँ कि जो लग्जरी जुटाने के लिए, जो दौर बदला है कि लग्जरी जुटाने के लिए आपको हर चीज़ चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए, ब्रांडेड लग्जरी चाहिए, फ़ोन्स चाहिए, मतलब आपको ब्रांड से नीचे कुछ पहनना ही नहीं है, बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, तो उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। अभी तो क्या है कि वहाँ जो गंदगी परोसी जा रही है उसका आपकी कल्पना से परे है। तो वो जो बंद कमरों में, अंधेरी बजबजाती गलियों में जो फैल रहा है, उसका वो तो उस हाल में है कि वो चाह के भी नहीं निकल सकती। आप उस चीज़ से बहुत सालों से जूझते हुए आ रही हैं। हाँ। आपको क्या ऐसी परेशानी या ऐसी कोई सी कठिनाई हुई आपको? किसी ने जोर ज़बरदस्ती करी है आपके साथ, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो मैं तो ये सोचती हूँ, अभी मैं आपकी एक टैगलाइन पढ़ रही थी कि फेलियर डिफीट्स लूजर्स, तो मैं लूज़र थी नहीं कभी। बिल्कुल। मैंने जीतने की उम्मीद करके वहाँ खड़ी रही, तो इसलिए मेरे साथ तो जो हो सकता था वो सब हुआ। मान लो मेरे एक्सीडेंट भी कराए, पर वो मैटर नहीं करता। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेमानी और उतना ही आपका भय दूर होता है।
जितना आप लड़ाई लड़ते हैं उतना आपका भय दूर होता है। भय दूर होता है। तो ये तो ऐसी लड़ाई थी जो चल रही है आज तक भी, और तो शायद मेरी मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी। डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है। बिल्कुल। मगर जो दुख और दर्द है वो शायद पता नहीं आजकल के बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। वो उस दर्द को झेलती है वहाँ लड़की। वो हो सकती है मेरे आपके समाज के बीच की हो सकता है वो आपके इर्द गिर्द की हो। ज़रूरी नहीं है कि वो भी लग्जरी जुटाने के लिए वहाँ जाए। वहाँ कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती। वहाँ कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती। मर्ज़ी से जाती हैं ये जो सड़कों पे खड़ी हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट पे खड़ी, लग्जरी लाइफ चाहिए। वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रही हैं जो एक रात का 10,000 से लेकर 50,000 तक भी लेती हैं, जो स्पा सेंटर उनको प्रोवाइड करा रहा है, जो मसाज पार्लर्स उनको प्रोवाइड करा रहा है, और इससे ज़्यादा होटल्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ अभी। अच्छा, अगर एक चीज़ देखी जाए, कैसे आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या? ना कुछ नहीं, सीधे बैठे। जैसे अब वहाँ पे आप कह रहे हो कि अपनी मर्जी से कोई नहीं गया, कोई नहीं जाता, तो क्या वो बाहर नहीं आ सकते? अब आप बच्चे हैं सब, मैं यहाँ हूँ आपके साथ। बिल्कुल। और आप जाति पे आ जाएं कि जाना ही नहीं है, मुझे 10 डंडे लगाएंगे यहाँ और मुझे खाना पीना बंद करके यहाँ बिठा देंगे, मैं कैसे जाऊँगी? बाहर ताला लगा देंगे, कैसे चली जाऊँगी बताइए? इतनी ज़बरदस्ती की जा रही है इस चीज़ के लिए। सब कुछ ज़बरदस्ती होता है वहाँ कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं है। वहाँ केवल ये है कि जो लड़की एक बार उन सीढ़ियों पर चढ़ गई वो वापस उतरती नहीं है। पहली बात तो वो सिस्टम समझिए कि इतना सा जीना है, बेहद गंदा खस्ता हाल, आप इससे इमेजिन करिए कि कभी आपको वहाँ जाना मिले तो आप देखिए कि वो सीढ़ियाँ घिस चुकी हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं और वो ईंटों की जीने बनते थे। अच्छा, तो इन पे प्लास्टर या दूसरा तो होता नहीं था, और वो ईंटें घिस गई हैं। अच्छा, बीच में आदमी के चलते, यानी इस कदर आवागमन है कि वो घिस गई हैं। मतलब फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। हाँ, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो लगातार, और वो कौन लोग हैं? क्योंकि समय बदला, और इस दौर में जो मैंने देखा कि एक दौर वो था कि नाचना गाना सुनने के लिए लोग आते थे। हाँ। और उनके पास लाइसेंस भी उसके थे, जिसका भी आज तक मिसयूज़ हो रहा है कि नाचने गाने का, नृत्य और वादन कला का बाकायदा लिखा रहता था मनोरंजन कर विभाग से, और हर किसी को सर्टिफिकेट फ्रेम करके टांगना होता था। उसको बिना जाने, बिना मतलब, लोग कहते हैं लाइसेंस है उनके पास, उनका तो फ्रेम में टंग रहा है। अरे पढ़ तो लो एक बार, लिख क्या रहा है उस पर? अच्छा। नृत्य और वादन के लिए है वो। कहाँ लिख रहा है कि आप देह व्यापार करिए? कौन ऐसी सरकार है, कौन ऐसा समाज है जो अभी तक, जो अमेरिका जैसे देश नहीं दे रहे इसको मान्यता, तो हिंदुस्तान जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है वो इसको मान्यता देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर लोगों ने एक मिथक ये कर दिया है कि भाई उनको तो लाइसेंस है। अब अगर इस काम के लिए लाइसेंस है तो फिर इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक लड़की अगर आज खड़े होकर ये कह रही है कि माई बॉडी माई चॉइस, मगर वहाँ नहीं है ये टैगलाइन। वहाँ ज़बरदस्ती, वहाँ ना उनकी बॉडी है ना उनकी चॉइस है। और कौन आ रहे हैं सड़क पे? जूता पॉलिश करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, पेंट करने वाला, जिसके अभी बदबू से महकता, गंदगी से महकता हुआ शरीर, शायद कभी बरसों से दांत में भी ब्रश ना किया हो। मतलब लेबर क्लास का फुटफॉल बहुत ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, लेबर क्लास वहाँ है। क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे इस बदलाव में, अगर मैं 30 साल पीछे जाऊँ तो सबसे पहले टीवी आया। बिल्कुल, ज़रूरत नहीं रही हमको वहाँ गाना सुनने की जाके, उनका डांस देखने की ज़रूरत नहीं रही। फिल्मों का हम इंतज़ार करने लगे सैटरडे संडे, ठीक है। पहले वो इंतज़ार नहीं था। दूसरा, वहाँ जाने वाले हर आदमी को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था उस ज़माने में भी। आज तो है ही नहीं। उस ज़माने में भी अरे ये तो बड़ा बर्बाद कर रहा है, उस जगह जा रहा है। ये चीज़ इतने बड़े स्केल पे हो रखी है, क्या सरकार इस पर कोई काम नहीं करती? कोई सरकार नहीं करती। केवल हिंदुस्तान की सरकार नहीं, किसी के एजेंडे में नहीं है। पूरी दुनिया में, विश्व में ये तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला व्यवसाय है, जिसमें आदमी का कुछ नहीं लगता। अच्छा। केवल एक औरत की अस्मिता दाव पे लगती है, उसका वजूद दाव पे लगता है, और पैसा कमाया जो कि उससे मारपीट के ज़बरदस्ती करवाया जाता है। मारपीट तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले उसको प्यार में फंसा के लाया जाएगा। अगर अच्छे घर की लड़की है तो ये प्यार में कौन फंसाता है? वो भी उनके अपने क्लाइंट्स हैं। अच्छा। वो भी उनके जो समाज में हर, देखिए, नर पिशाच कहाँ है, छुपा हुआ कहाँ है, आपको नहीं पता है। कैसे पता लगेगा कि एक लड़की, अभी मैं शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, हाँ शायद जुलाई लास्ट की बात है। अच्छा। एक लड़की को सोनागाछी से निकाला है, 15 साल की बच्ची, अच्छे घर की है, सुंदर सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी। और वो पिछले
4-5 महीने से वहाँ थी। और यहाँ से जो प्यार में फंसा के ले गया, जो उसका फ़ोटो उसने किसी तरह से लिया, उसका जो फ़ोटो भेजा, बेहद स्मार्ट लड़का एकदम। अच्छा। और ये सब जिम शिम के डोले वाले बनू के, और उस लड़की को फंसाया, 15 साल की बच्ची। और वहाँ मतलब प्यार में फंसा के वहाँ ले गया। हाँ हाँ। क्या और बात है। अभी कैसे मैं थैंक्स कर रही हूँ सभी पॉडकास्टर्स को कि आप लोगों के ज़रिए उस बच्ची तक हमारी बात पहुँची। 4-5 महीने में उसने अपना इतना विश्वास जमा लिया था उस लड़के पे कि मैं अब कहीं नहीं भागूंगी, अब तो अपने घर से बेघर हो गई हूँ, कहीं नहीं भागूंगी। तो उसने फ़ोन भी कभी कभी देना शुरू कर दिया था। अच्छा। वो भी तब जब कि वो भी वहीं मौजूद हो, तो वो उस फ़ोन में देख रही है, तो 1-2 पॉडकास्ट उसने देखे। हाँ हाँ। फिर हो सकता है हमारे नंबर पड़े रहते हैं पॉडकास्ट पे, वहाँ से नंबर भी लिया हो। अच्छा। फिर किसी से संपर्क करके मुझे मैसेज करना शुरू किया उसने। शुरू में तो मैं सोचती हूँ कि कोई फेक है, फिर भी मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास नंबर है तो एक बार अपना फ़ोटो और कुछ भेजो मुझे अपनी आइडेंटिटी के लिए। वो फ़ोटो भेजती है, फिर अपने एक आधार कार्ड की कॉपी भेजती है, क्योंकि जब लड़कियां भागती हैं वो लड़के एक दिन में नहीं भगा के ले जाते हैं, वो तो प्यार का झांसा बहुत दिन तक देते हैं। फिर कहेंगे अपने कागज़ ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, ताकि माँ बाप प्रूव ना कर सकें कि हमारी बच्ची 15 साल की है। अच्छा। कैसे प्रूव करेंगे? हाई स्कूल के मार्कशीट से, आधार कार्ड से। आधार कार्ड को भी अब तो मना करते हैं, सब लेके आओ, वही शादी करेंगे तो फिर कागज़ चाहिए, और तुम्हारे घर वाले कभी देंगे नहीं। और पागल लड़कियां उठा के चल देती हैं। तो उस लड़की ने अपने आधार कार्ड की कॉपी भेजी, एक हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी भेजी मुझे। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा ठीक है। अभी आपने उसको रेस्क्यू किया? हाँ, रेस्क्यू मेरे कुछ तो मैं मतलब फिज़िकली करती हूँ रेस्क्यू, और कुछ ऐसा भी है कि मेरे साथ बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए भी हैं जो मेरे अपने स्टेक होल्डर्स भी हैं, साथ ही सरकारी कुछ लोग भी हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करती हूँ जीआरपीएफ को, इनको जो प्रोटेक्शन फोर्स है रेलवे की, आरपीएफ, उनको, क्योंकि उन्हें एक बार आप केवल ये दे दीजिए कि स्टेशन पे कोई लड़की है, अच्छा, तब वो पूरी तरह से लग जाएंगे इसमें जुट के कि वो कैसे उस लड़की को कैप्चर किया जाए, कैसे सीसीटीवी कैमरे तमाम आपसे इफ बट नहीं करेंगे वो। अच्छा। हाँ, इतना मेरे साथ संपर्क में हैं बहुत सारे, वहाँ उधर लेके हावड़ा से और इधर उत्तराखंड तक सभी लोग ज़्यादातर, क्योंकि जब भी लड़की भागती है, बच्चा कोई भागता है तो रेल के ज़रिए मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है। तो उस बच्ची को हमने केवल इतना कहा कि जब तुमने हमें फ़ोन करने तक की हिम्मत कर ली, अपनी सब चीज़ भेजने की हिम्मत कर ली, तो इतनी हिम्मत और जुटाओ कि हावड़ा स्टेशन पहुंच जाओ किसी भी तरह। अच्छा, एक बार और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ मुझे करना है। तब तक मैंने फ़ोटो डिटेल्स सब भेज दिए, और थैंक गॉड कि हम उसे निकाल पाए। कहाँ से निकाल के लाया? वो सोनागाछी से निकाला। सोनागाछी से। तो ऐसे कहाँ पे इतने बड़े बड़े जो ये कोठे और ये सब जीबी रोड टाइप के जो एरियाज हैं? ज़्यादातर हर जगह उस जगह हैं जहाँ बड़े कैंट स्टेशन थे। कौन से? कैंट एरियाज जहाँ सबसे ज़्यादा थे। अच्छा। चाहे वो मेरठ हो, आगरा हो, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सबसे बड़े कैंट एरिया थे। अजमेर में भी बताते हैं क्या? देखिए, अजमेर तो ट्रांजिट पॉइंट है। अच्छा। अजमेर, अलवर, जहाँ ये राजस्थानी, किसी का पर्टिकुलर नहीं मैं ये कह सकती कि वहाँ इस तरह का काम है, लेकिन उनका नाचने गाने का पेशा होता था। अच्छा। राजस्थानी जो महिलाएं थी, आज से अगर 30 साल पहले मैंने ये सब देखना शुरू किया था, तो राजस्थानी महिलाएं थी जो कुछ ऐसी जनजातियों से आती हैं कि जिसमें कालबेलिया नृत्य भी का भी है, गज़लों का भी, बहुत सारी चीज़ों का था उनका। अपनी नट, कंजर, बेड़िए, ये कुछ इस तरह की प्रजातियाँ थी कि जो इस तरह का काम, वो भी स्वेच्छा से, कि अगर कोई लड़की चाहे तो आएगी, नहीं तो वो शादी करके घर बसा सकती। लेकिन वही नृत्य कला का लाइसेंस लेके ये लोग आज कोठे के रूप में चला रहे हैं। हाँ। तो ये वाला सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि अगर एक लड़की अंदर चली जाए तो वहाँ से क्यों वो बाहर नहीं निकल पाती? ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो पैसा दे के खरीदी गई होती है। पैसा दे के खरीदी गई? बिल्कुल। जो ट्रैफिकर है वो उसे ला रहा है, उसका भी तो पैसा खर्च हो रहा है। पहले वो फंसाएगा, कुछ दिन घुमाएगा, फिर आएगा, उसको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, अच्छी कुछ गिफ्ट देगा। अच्छा। तो उस समय उसको समय लगता है, उसका सबका पैसा जो ये लोग खर्च करते। ये बड़ा नेक्सस है, इसको इतना आसान नहीं है ट्रैक करना भी, और क्रैक करना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्रैक तब हो सकता है कि जब आप जैसे युवा हर वक्त नज़र रखें, हर वक्त आपको अगर मतलब आपको कोई, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे कोई छोटा सा बच्चा भी दिख जाए और विसूरता मुझे अकेला दिखाई दे और उसके आंसू है, जैसे मैं देखती हूँ रेड लाइट्स पे, तो मैं रुक के ज़रूर उस बच्चे से पूछती हूँ। अच्छा। ज़रूर पूछूँगी, बेटा मम्मी पापा हैं कि नहीं है? अगर बता देगा वो मेरी माँ है,
तब मैं माँ से पूछती हूँ तुम्हारा है ये, चाहे मुझे मेरी एक बार की रेड लाइट क्रॉसिंग रह जाए, वो नहीं मुझे उससे फ़र्क पड़ता। तो ये आदत में शुमार आप जब तक नहीं करेंगे, कोई लड़कियों को ये समझना होगा कि हम क्यों नहीं माँ बाप से खुल के बात कर सकते। माँ बाप है हमारे, दुश्मन थोड़ी हैं। अगर कोई लड़के से आपका थोड़ा अट्रैक्शन होता भी है, आपकी कम उम्र है, तो आप माँ बाप को बताइए कि मेरा इसके साथ, ये नहीं कि ये जो मोबाइल ने दे दिया ना हमको, ऐसा दे दिया है कितना दुश्मन पूरा हमारे समाज का, संस्कृति का, कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हैं लेकिन यूज़लेस हमने इसे बना दिया। तो इसमें घुस के आप बैठे रहने के बजाय माँ बाप के साथ घुसिए, बताइए उन्हें कि मेरा उसके साथ अफेयर है। माँ बाप से भी मैं हर कॉलेज में जाती हूँ, बहुत कॉलेजेस में भी, तो मैं माँ बाप से भी ये अनुरोध करती हूँ कि आप भी बच्चे की सुनिए। ये नहीं कि डांटना शुरू कर दिया, कोई नहीं ये सब नहीं चलेगा। आप पूछिए कि बेटा उसको बुलाओ घर पे बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, अगर ठीक लगेगा तो अभी तुम भी अपना कैरियर बनाओ, उसको भी कैरियर बनाना है, उसके बाद शादी करेंगे। अगर वो ठीक लड़का होगा तो आएगा आपके घर और इंतजार करेगा आपका 5-10 साल भी, इंतजार जब तक आपका कैरियर बने और उसका कैरियर बने। और अगर वो इस तरह का ट्रैफिक करे, वो 100 बहाने करेगा, अरे नहीं तुम्हारे घर वाले मुझे मार देंगे, वहाँ बुला के मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे, तुम छोड़ो ऐसे ही भाग चलते हैं, तुम कुछ पैसा वैसा ले आओ। ये तो उनका, हाँ बिल्कुल, ये वो ले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा ये कि गरीबी को कैसे भुनाया जाता है, कि देखा है गरीब है, बहुत से इलाके ऐसे हैं पिछड़े आज भी जहाँ बहुत गरीबी है, बदहाली है। मैं नौकरी दिलवाऊंगा दिल्ली। अच्छा, दिल्ली फोकस है, दिल्ली बड़ी जगह है, राजधानी है, हर आदमी को मेड चाहिए, तो आप चले हमारे साथ और वहाँ पे हम काम दिलाएंगे और आप फुल टाइमर होंगी कि आपको 10,000 रुपये भी मिलेंगे और खाना वाना सब फ्री, कपड़े सब फ्री, और उनका सब बढ़िया घर है, एक रूम आपको रहने के देंगे। ये तो उन्हें बाद में पता लगता है कि वो जीने के नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा। उनको वहाँ खाने को भी नहीं मिल रहा। वो अगर वहाँ से जैसा विरोध करेगी तो ठीक है, ले आओ भैया रेड लाइट एरिया में, मतलब होममेक के बहाने उनको वहाँ पे ले जाए, वहाँ भी आता है। और मैंने देखा बहुत अपने कई रिसर्च के दौरान कि शाहदरा जैसी जगह में हर गली और मोहल्ले में एक एक कमरे में कहीं भी एक रूम है और उसमें लग रहा है जॉब प्लेसमेंट एजेंसी, और 4 दिन बाद वो जॉब प्लेसमेंट एजेंसी रहती नहीं है। हाँ, वहाँ कोई नहीं, एक कुर्सी पड़ी हुई है और एक छोटी सी मेज पड़ी हुई है और बस वो। तो मतलब ये सारे वही ट्रैफिकर हैं जो फंसाने के लिए बैठे हुए लड़के। देखिए दोनों तरफ से ट्रैफिकर का एक केवल यही नहीं है कि वो सेक्स रैकेट में फंसा है, ठीक है, उसका ये भी है कि वो किस बदहाली में उन घरों में। ये हमारी कमज़ोर पे ऐसी ताकत की आजमाइश होती है कि जब हम एक फुल टाइमर रखते हैं अपने घर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसके साथ साम दाम दंड भेद हर तरह का वो नुस्खा अपनाते हैं जिससे वो कभी भागने की तो सोचे ही ना। अच्छा। कितना मैं उस हालत में लड़कियां मैं देखी हैं कि जो दिल्ली से मेरठ लाई गई और बिल्कुल मरना सन, कोई पल की थी, 6 पसलियाँ टूटी हुई, दोनों हाथ टूटे हुए और मुंह इस कदर नीला हो रहा था कि जैसे किसी ने कहाँ कहाँ मारा है उसको, क्या क्या किया है। और मैंने कहा दिल्ली से मेरठ, लोग मेरठ से दिल्ली ले जाते हैं कि बेहतर इलाज मिलेगा। आप यहाँ, क्योंकि वहाँ कोई उनके भाई जिनके घर में थी वो नेता वेता थे कोई, तो उनका कोई छेड़ नहीं सकता था, और वही हुआ कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। अच्छा। और अगले दिन वो लड़की मर गई। तो ये भी ट्रैफिकिंग का एक विभत्स रूप है कि आप काम के नाम पे एक बच्ची को ला रहे हैं और कैसे उसको कपड़ा गीला करके और उसको कोड़े की तरह बना के उससे मारा जा रहा है। उसको कुत्ता वहीं उसी जीने के नीचे, वो वहीं उसी जीने के नीचे सो रही है, डर भी रही है, सो भी नहीं सकती है। पूरे में कैमरे लगा रखे हैं, कोई चाह के भी अपने आप खाना नहीं खा सकती अगर उसको भूख लग रही है। और जब मालकिन आएगी तो ये देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। रात का बचा बासी कुछ पड़ा है तो वो दे देगी। ये कोई एक वो नहीं है, आप इसके मुझसे जितने चाहे सबूत ले सकते हैं कि मैंने इतने निकाली हैं ऐसी भी लड़कियां कि जो बहुत, मतलब मुझे दहल जाती हूँ मैं वो सोच के भी, और मतलब और भी लोग दहल जाते हैं। क्या किस्सा रहा होगा कुछ आप एक ऐसा सुना किस्सा? एक बच्ची थी 15-16 साल की और मुझे किसी ने फ़ोन किया। मैंने पूछा भी आप कौन बोल रही, मैं क्यों भरोसा करूँ? बोले मत करो, लेकिन मैं एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ चली जाओ। और वो रो रही थी वो महिला जो मुझे फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारे घर में है क्या? कि नहीं मेरे घर में नहीं है, और वहीं मैं पास में कहीं रहती हूँ, उस बच्ची को निकाल दो। हमने कहा ये तो कोई रास्ता तो है नहीं, पर चलो देखते किसी के घर में कैसे ऐसे कर दिया जाए। मैंने थोड़ा देखा जंगले में को मुझे वो लड़की दिखाई दी, मैंने उसको बुलाया अपने पास, तो उठ के आई और उसकी आँखें भी सूज रही थी। जंगले में भी पूरा वो सब लगा हुआ जाली वाली, ठीक से नहीं, मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा बताओ, मेरी समझ नहीं पा रही थी, उड़िया थी वो लड़की, वो नहीं बता पा रही। तो मैंने फिर वो महिला जो थी उनके जो प्रतिष्ठान था वो कुछ काम करती थी, वहाँ मैं पहुँची और मैंने उन्हें कहा कि भाई हमको आपकी कुछ सर्विसेज चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है।
उन्होंने हमें कुछ अपने रेट्स वेट्स दिखाए, एक कार्ड दिखाया, कि ठीक है आपसे बात करते हैं हम। अभी हमें कंफर्म हो गया कि कितनी देर यहाँ रहेगी। इस बीच हम थाना गए, थाने हमने कहा कि ये लड़की आप निकलवा दो हमारे साथ जाके। अच्छा, बस कैसे भी करो, कुछ भी करो, क्योंकि हमने किसी का घर नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल। तो ये आपका काम है लीगल। वो गए वहाँ हमारे साथ, तो खोलने का तो नहीं था, सब प्लास ला के वो सब खोले और उसमें से लड़की निकली। भाषा नहीं जान रही थी, नन्ही सी बच्ची, और कोई कार्ड तुड़ा मुड़ा उसने दबा रखा जिसमें आधा अधूरा सा एक नंबर लिख रहा था। अच्छा, वो पूरा भी नहीं था। नहीं हम उसे खोज पाए, बहुत हमने कोशिश की। और मैं इसका एक ऐसा मतलब कटु रूप बताऊंगी आपको कि बच्ची रो रही है, और मुझे एक महिला उसमें, उसकी शायद फ़ोटो भी अखबार में छप गई थी फिर। अच्छा, क्योंकि बहुत मीडिया था। वो महिला बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मुझे लगा कि यही वो महिला होगी जिसने मुझे फ़ोन किया है। और वो बच्ची ठीक से बता भी, चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। लिखा है पैरों पे भी ऐसे जैसे मारे गए हों डंडियों से, हाथों पे भी। फिर वो कुत्ते से डरती थी। सारी चीज़ें उसने जब अपनी भाषा से बताया कि ये इससे मुझे डर लगता है। वो एक बड़ा सा ब्लड हाउंड टाइप का कुत्ता। अच्छा। और ये वो लगे हुए हैं ये कैमरे, खाना भी नहीं है। अच्छा। इस तरह का। और काम के नाम पे यहाँ लाए, मुझे इस तरह से निकाला। वो बड़े लोग थे और कोई सरकारी ऑफिसर, उनकी बीवी उनकी फ्रेंड थी। अच्छा। अगले दिन अखबार में छपा कि अतुल शर्मा ने 5 लाख की मांग की कि या तो इसे छोड़ दो, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, आप लड़की से काम लेती रहो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। हमने कहा ठीक है मांगे हमने। भैया उससे पहले तो पुलिस ही आ गई। पुलिस को ही हमने बुला के बताओ हमारे तो 5 लाख भी मर गए, आप हमको 5 लाख दे देती, तब भी हम लड़की ले जाते, आपको तब भी जेल करा देते। मगर आप चूँकि बड़े ऑफिसर की बीवी आपकी मित्र, और वो सारे में अपने, अभी तो मैंने उनको जब वो रिटायर हुए उसके बाद मैंने बहुत सुना है उनकी वाइफ को भी और उनको भी। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए। एक 15 साल की बच्ची, पहले तो ये इलीगल, किसी आप 15 साल के बच्चे चाइल्ड लेबर आप एक्ट में आते। दूसरा ये कि आप इस कदर मारने का आपको किसने हक दिया, खाना ना देने का हक किसने दिया आपको। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश। जो जितना कमज़ोर दिखेगा, हम छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे बड़ा हो जाएगा तो फिर सोचते हैं अरे क्या मारे, कहीं आप पलट के जवाब ना दे दे, कहीं पलट के हाथ ना पकड़ ले। तो ये कमज़ोर पे एक ताकत की आजमाइश है, जिसको ट्रैफिकिंग जैसे इसमें जोड़ के हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह। आप ऊँट दौड़ में हमारे बच्चे गए, अब तो ऊँट दौड़ बंद हो गई। अच्छा। सेक्स टूरिज्म में हमारे छोटे छोटे बच्चे गए। अच्छा। ये इतना विभत्स था कि उन बच्चों को मैं आज तक भी उनकी करुणा को भूल नहीं पाती कभी, कि जैसा उनके साथ वो 8, 9, 10 साल के बच्चे थे, इनको विदेशी मेहमानों के लिए उनको परोस दिया गया। अच्छा। और वो घुमाने के, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, कहीं और की नहीं, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही हूँ। तो वो लोग ले जा रहे हैं अपने साथ। सेफ गेम था ये कि अगर लड़की बुलाएंगे होटल में तो बवाल हो जाएंगे, रेड हो सकती है, इज्जत चली जाएगी। तो बच्चे तो उन बच्चों को कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, उनके पेरेंट्स ने जिन्होंने 10,000 रुपये नहीं देखे कभी, उनको 25-25, 30,000 रुपये देके एक साथ उन बच्चों को ले जाया गया कि 15 दिन के लिए ले जा रहे हैं। 15 दिन। और ये सामान उठाएंगे उनका, हाँ लगेज उठाएंगे, बस जो मेहमान आ रहे हैं और बढ़िया खाएंगे, एसी रूम में उन्हीं के साथ सोएंगे। अच्छा। हाँ ये सब उनको कहा गया। तो कहीं भी कुछ उसमें झोल नहीं था। बच्चों ने कहा हम उनके साथ सोए। जब उनसे पूछा कि हाँ उन्हीं के कमरे में थे। अच्छा। खाया क्या, जो वो खाते थे, जो वही खाते थे। घूमते कहाँ थे, जहाँ वो जाते थे। लेकिन वो तो देख लो उनके साथ बीता क्या। जब उनकी हालात देखे ना, तो मैं समझती हूँ उस ट्रॉमा को कभी भी नहीं भूल पाएंगे ज़िंदगी में वो बच्चे, बड़े होने के बाद भी। 3 तो वापस ही नहीं लौटे। मतलब वो बच्चे बता भी नहीं पा रहे इस चीज़ को। उनकी स्थिति बता रही थी कि वो चल नहीं पा रहे थे ठीक से। वो जैसे मैंने एक को ऐसे करके करने की कोशिश की बेटा, तो अपनी माँ के पीछे छिप गया। अच्छा। इस कदर डर रहा था, मतलब महिला होने के बावजूद भी वो इस कदर डर रहा था बच्चा, तो कि छूना भी किसी का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे ट्रैफिकिंग के ऐसे इतने करुण। तो मैम जो अंदर का जो दृश्य है कोठों का, जीबी रोडों का अंदर का दृश्य किस प्रकार है और क्या डिमांड करी जा रही है वहाँ पे आज के टाइम पे? देखिए, एक तो छोटी बच्ची की डिमांड तो हमेशा से बनी रही। छोटी बच्ची, हाँ, इतना एक तो पहले मिथक पाला गया आज से 10 साल 12 साल पहले। अच्छा। कि छोटे बच्चे के साथ अगर आप सेक्स करेंगे तो आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। तब HIV पॉजिटिव का हुआ ताज़ा शुरू हुआ था। हाँ, संज्ञान में आया तो उन्होंने तो इसके लिए, लेकिन वो छोटे बच्चों को थोड़ी ना HIV के चक्कर, ये तो अपनी मर्जी, अपनी सोच बना ली ना। हमको क्या चाहिए, जो सुविधा चाहिए। मैं कहूँगी मुझे मोबाइल में मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रही, मैं लैपटॉप चाहिए मुझे, इसलिए मैं ख़रीद के लाऊंगी।
बस वही बात है कि मैं चाहे पॉजिटिव ना जाऊँ, इसलिए छोटे बच्चे के साथ मैं तो जाऊँगा। मुझे बैठना है तो छोटे बच्चे के साथ मुँह मांगी में कीमत दूँगा। और मुँह मांगी आप जानते क्या है, वो 250 रुपये से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये 600 रुपये, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे लोग 1000-2000 रुपये खर्च करते हैं? क्या इनकम करते हैं वो लोग? 200-250 रुपये पर डे का? एक कस्टमर का। एक कस्टमर? कितने कस्टमर डील करते होंगे? एक 10-15। 10-15? ज़्यादा भी हो जाते हैं। हर चीज़ चाहिए ना उनको, पुलिस का भी देना, मालकिन का भी देना, जो पिम्स हैं उनके भी देने। अच्छा। जो जितने पैसे में उसको ख़रीदा गया है उस पैसे का भी एक अमाउंट देना है। खुद ही खरीदी गई है, खुद ही देना है। खुद ही को बिकवा दिया? खुद ही बिक गई है और खुद को ही वो पैसा देना है मालकिन, क्योंकि मालकिन ने वो पैसा देकर उसको ख़रीदा है। जैसे वो चाह रही थी कि मुझे खरीद लो। अच्छा। और फिर उसका पैसा भी उतारना है उसको। और ये सब कट कुटा के कितना बचता होगा उनके पास में? बस वो रोटी खा लें, उनके हाथ में थोड़ी होता है, बाहर वो तो मालकिन लेती है उनके सारा कुछ। तो मालकिन अगर जब खुद एक महिला है तो अंदर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे? देखिए, महिला है, महिला होने से पहले वो भी कभी एक बच्ची रही होगी। बच्ची और हम टिट फॉर टैट करते हैं, जैसा हमें दिया गया वही तो करेंगे। जितना हम अच्छा करेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे किसी के साथ। आप मेरे साथ बहुत अच्छा करो, फिर मैं सोचूंगा अरे ठीक है, पता नहीं किस लालच से मेरे साथ अच्छा किया, मैं नहीं भूल जाऊंगी आपको, है ना। लेकिन अगर आप मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं शायद 20 साल भी ना भूलूँ इस आदमी ने मेरे साथ बुरा करा था। तो वो तो वहाँ हर वक्त बुरा झेला ना उन्होंने भी पहले। अगर मान लो वो महिला है एक, अगर उसको इस चीज़ को ख़त्म करना है तो क्या वो हमारी अकेली नहीं है इस नेक्सस में, वो एक अकेली थोड़ी है। अच्छा। उसके ऊपर कितने सारे लोग हैं जो लाए हैं लड़की को फंसा के, जिन्होंने अपना समय कीमती दिया है, बहुत कीमती समय उनके पास। उनका बिजनेस ये है, उनके कोई अलग से थोड़ी कोई और काम चल रहे हैं कि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, चलो जी एक लड़की फंसा लो, आज बेच आओ 4 पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो यूं ही बस कोई लड़की दिख गई और चलो इसको वहाँ दे आते हैं, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही, कोई उनका नहीं है वो बंदा। अच्छा। उनका है भी नहीं, और ले गया कि एक लड़की है, बताओ क्या दोगी। अच्छा। बस अभी मैंने बिल्कुल अपने शहर के एकदम नज़दीक की लड़की निकाली, और इतनी गरीब, इतने बदहाली में थी वो कि एक टूटी सी चप्पल उसके पैर में, और ऐसे हथेली को बार बार ऐसे करे जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा क्या है इसमें, देखा तो 20 रुपये का नोट, 20 सब नोट चलता था। हाँ, तो मैंने कहा ये उसने दिया था। वो तो मात्र 20 रुपये में बिक गई। 20 रुपये उसके हाथ में पकड़ाए, एक मेरठ का टिकट दिया। हाँ। कि इस बस में बैठ जाओ और वहाँ उतरना, और कोई भी रिक्शे वाले से कहना, आप सिस्टम समझिए कि कोई भी रिक्शे वाले से कहना कबाड़ी बाजार छोड़ दे, तो वो पैसे नहीं मांगेगा। अच्छा। वो पैसे नहीं मांगेगा तुमसे, चली जाओ। तो बस अड्डे से रिक्शे वाला वहाँ ले आया। लेकिन उसका तो रिक्शे वाला छोड़ रहा है तो रिक्शे वाले को भी कुछ कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे तो लेगा ही। और जगह का नाम कैसे कबाड़ी बाजार रखा? हाँ, वो पुराना है, हर जगह का नाम अपना अपना कुछ ना कुछ। तो ये लड़कियों खाली मैनिपुलेशन करके ले जाया जा रहा है। हाँ, वो केवल ये कि भाई देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि ये जितना भी सिस्टम है ये चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? नहीं, देखिए ये सिस्टम बढ़ावा नहीं दे रहा है, बढ़ावा तो हम जैसे लोग दे रहे हैं। वो उनकी तो दुकान है। देखिए सपोज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर पॉडकास्ट पे आप कस्टमर को आने से इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे, ना आए, दूसरा ले लेंगे, है ना। एक दिन आपको लग रहा है कि अभी इसमें कुछ रहा नहीं, तो आप ख़त्म कर देंगे, कुछ और करेंगे, इसी विधा में करेंगे, बहुत सारे आपके पास पड़े। वही उनका है कि वहाँ वो किसी को नहीं बुला रही, वो किसी के घरों में से जाके नहीं ला रही, वो कहीं फंसाने नहीं जा रही कि मैं फंसा के लाऊं किसी लड़की को। वो अपनी जगह पे बैठी हैं। लाने वाले तो हमारे समाज के लोग हैं ना, जो वहाँ लेके जा रहे हैं, अपनी बहन बेटी को तो लेके जा रहे हैं, तो वो तो इसलिए दोषी नहीं है। और वो तो भैया जो पैसा उन्होंने खर्च किया है, फिर उस पैसे की तो उगाही करेंगी। क्या उस लड़की, जो छोटी छोटी बच्ची हैं जो कम उम्र की हैं, चाहे जितनी भी हैं 18 साल से कम की, उनके साथ भी सेम दुर्व्यवहार होता है जैसे बड़ी महिलाओं के साथ हो रहा है? बड़ी महिलाओं की तो वहाँ कैरियर ही नहीं है। 25 से 30 के बाद तो वहाँ कोई पूछता भी नहीं है, कौन पूछेगा। एक बात बताइए आप, मतलब आपका कहने का ये कि जो इंसान जा रहा है वो कम के डिमांड करता है, कम उम्र नहीं, कम की तो करता ही करता है। दूसरी बात, अब एक बात देखिए, एक आप कोई भी आपकी मशीनरी है, आप बहुत कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एक समय ये जवाब दे देगा, ये मोबाइल ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, आपका डाटा फुल हो रहा है, अब वो काम भी नहीं कर रहा है, काम हो रहा है ना। तो आप या तो उसे रिपेयर कराएं या जो भी करें, लेकिन रिपेयर की स्थिति में अल्टीमेटली वो रहता नहीं। कोई भी मशीन हो, वो रिपेयर की स्थिति में रहती नहीं। सेम समझ लीजिए,
अच्छा। कि वो इस कदर यूज़ करती हैं खुद को, इस कदर उन्हें यूज़ किया जाता है कि वो 25 से 30 के बाद इस हालत में कहाँ रह जाती हैं कि उनको कोई पैसा दे या उनकी कोई डिमांड करे। तो उसके बाद वो महिला को क्या होता है? क्या क्या करेंगी वो? एक्सेप्टेंस है समाज उसके में? बावजूद भी वो वहाँ रहती हैं या उनको कहाँ जाएंगी? नहीं, एक्सेप्टेंस है समाज में। अच्छा। कहाँ है? हम कहते हैं लोगों से कि चलो, आप कहते हो ना कि ये निकलना नहीं चाहती, हाँ। मैं तो निकाल रही हूँ लड़कियों को। आप एक लड़की को अपने घर झाड़ू पोछा लगाने पे रख लो, एक लड़की को आप बेहतर ज़िंदगी दे दो, शादी कर दो इसकी। बिल्कुल। वही कहते हैं आप तो कर देती हैं, आप में हिम्मत है, इनकी शादियाँ भी हमसे तो नहीं होती। वहाँ जाके भी इसने यही काम करा तो कितना आदमी किसको किसको तौल रहे हो? उनको बिल्कुल। तौलो ना जो आपके ही लड़के वो वहाँ तो खुद फंसा अपनी के ला मर्जी रहे से हैं। है ही नहीं। कुछ है ही नहीं ना। और जो हाँ। आपके लड़के, आपके पति, आपके भाई, आपका बेटा जो उनको फंसा के ला रहा है, जो इस समाज का हिस्सा है और उजाले में वो सफ़ेद पोश हैं, किसकी बात आप कर रहे हैं? तो वहाँ की लड़कियाँ क्या सोच रखती है, क्या उम्मीद चाहती है वो हमारे से? वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। कोई उम्मीद ही नहीं करती। कैसे करेंगी बताइए? उन्होंने जिससे उम्मीद की थी वो यहाँ बेच गया, तो हमारा अब कौन है? मुझे एक लड़की निकाली, जैसे मैं लोगों की सुनती हूँ, काफ़ी पॉडकास्ट में भी सुना है कि 4,000 निकाली, 5,000 निकाली। भाई मैं तो नहीं कर पाई। मैं तो 31 साल में 500, 600, 500, 550 लड़कियाँ निकाली, वो भी बहुत बहुत मुश्किल से निकाल पाई, क्योंकि एक लड़की को तैयार करने में मुझे 6-6 महीने लग जाते थे। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो मालकिन क्यों बात करने देगी भाई? अच्छा, मालकिन उसका बात नहीं व्यवसाय करती। क्यों? वो सीने बिल्कुल वहीं बैठी रहेगी, आँख गड़ाए मुझ और में। आप तो जहाँ जाके खड़े हो जाओ आपका तो वैसे ही। वैसे ही मैं तो पूरे उसमें शहर में क्या एडमिनिस्ट्रेशन में भी जानी जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं मान लो अगर किसी लड़की को कैसे करूँगी? पहले आई कांटेक्ट करूँगी। वो मुझे अगर देख रही है और हल्का सा भी स्मित दे रही है तो मैं समझती हूँ कि कभी कुछ थोड़ी उम्मीद है, फिर करूँगी मैं। कभी कभी मैं हाथ पकड़ के कोशिश करूँगी ऐसे। अगर वो मुझसे हाथ नहीं छुड़ाती है तो मैं सोच लेती हूँ कल ना परसों मानेगी, मान जाएगी। फिर मैं हल्का सा अपना मोबाइल लिख के रखती हूँ एक कागज़ पे, मैं छोटा सा लगा के हथेली मैंने पकड़ लिया और ऐसे दबा के छोड़ दिया, तो समझिए वो पल मेरा ऐसा होता है कि या तो आज ये मर गई या मैं। अच्छा। कि अगर उस लड़की ने छोड़ दिया तो समझिए मालकिन हमको तो हमारा तो कर देगी हलाल में, है ना, कि फ़ोन नंबर आपने दिया इसको। लेकिन ऊपर वाला हमेशा साथ रहा, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, कभी भी अगर लड़की ने जैसे ही पकड़ लिया तो मुझे उम्मीद जग जाती है अभी मुझे फ़ोन करेगी। फ़ोन करेगी। वो भी एक बड़ी समस्या है कि नीचे जाए फिर फ़ोन करे। उनको फ़ोन वोन अलाउ नहीं होता है तो कर देती हैं। एक शब्द हमारे सामने में आता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या चीज़ है? देखिए, एक इंजेक्शन है, वैसे तो ये प्रतिबंधित है, इस पर बैन है। इस पे बैन है, उसके बावजूद उसके बावजूद भी है और सब जगह है। देखिए मैं बेसिकली मैं तो देहात से हूँ, मेरा तो शहरी देहात है तो मैं वैसे भी हम स्पेशली हम गांव में हैं। हाँ जी। मैं रहती भी गांव में हूँ और जानवर रखना तो भैया हमारे मजबूरी है, नहीं रखेंगे तो दूध के बिना हमारा चलता नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गाय को नहीं, हाँ, भैंस का बच्चा मर जाए या पता नहीं क्यों दूध नहीं देना चाह रही है, तो हमारे काम करने वाले हैं उठाया ऑक्सीटोसिन ठोक दिया। ऑक्सीटोसिन का हमारी बिना जानकारी इंजेक्शन आता है, मतलब उससे तुरंत दूध उतर आएगा। अच्छा। अब आप सोचिए कि जब उसके थनों में दूध उतरता है जानवर के, तो स्त्री पे क्या असर होता होगा, बच्ची पे क्या असर होता होगा, क्योंकि ये बिजनेस ही केवल यहाँ से यहाँ है। वो जब लटकेगी खिड़की पे तो उसको अपने आप को एक्सपोज करना है कि मैं एक पूर्ण बालिग लड़की हूँ, वो सब प्लेजर तुम्हें दूंगी जो तुम चाहते हो, तब वो किसी को आकर्षित कर पाएगी नीचे से। ये सब क्या रोड पे चलता है, जो जैसे जीबी रोड नाम दिया गया नहीं, है? ऊपर सब ऊपर है, मतलब कहीं कोठे नीचे नहीं है। अच्छा, ऊपर है सब, बिल्डिंग्स बना रही है, मतलब वो पुरानी बन रही है, बरसों बरस पुरानी है, सैकड़ों बरस पुरानी है। मैं अगर मैं 61 साल की हो गई हूँ, तो अगर मेरी जानकारी में वो 3-4 साल से मुझे ये कहा जाता रहा कि ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, तो आप समझिए कि वो 60 साल तो यही काउंट कर लीजिए, उससे पुरानी है। इतनी पुरानी है कि जब मैं कह रही हूँ जीने घिस गए, हमें चढ़ते में डर लगता है कि फिसल का है तो सीधे नीचे ही आएंगे, ईंटों का होते हुए भी चढ़ते चढ़ते लोगों के। तो जैसे गंगूबाई मूवी या फिल्मों में दिखाया गया है, सेम वैसा ही है या उससे भी बदतर है ये चीज़? है तो उससे भी बदतर। अच्छा। लेकिन वो काफ़ी हद तक, कम से कम 90% बिल्कुल सच्चाई दिखाई उन्होंने। बहुत रिसर्च किया, मैं तो सैल्यूट करती हूँ उनको, बंसाली जी को, कि उन्होंने बहुत ही एक कड़वा सच लाया। लोग दिखाते अब तक बड़े बड़े हॉल हैं, उनमें डांस कर रही हैं, बढ़िया भारी भरकम कपड़े पहन, भैया कहाँ है उनके पास तो कपड़े भी पहनने को नहीं है। एक ही कपड़ा आज ये पहन रही है तो कल दूसरी लड़की पहन रही है, वही अधनंगा और वो
कमरे इतने, पता नहीं क्यों लाइट लगाने का उनको रिवाज ही नहीं है क्या। एक बड़ा सा जीरो सा बल्ब यहाँ लटक रहा है, एक बस उस जो एक कमरा है उसमें तो 10-20 वॉट का लगा रहता है, बाकी तो केबिन्स में तो कुछ होता ही तो क्या वहाँ पे रहने वाली लड़कियों को अपना फ्यूचर दिखाई देता है कुछ? अब अगर एक आदमी अगर जेल में पड़ा है हम्म, तो क्या सोचता होगा, कभी सोचा आपने? तो क्या वो आदमी को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो वो बाहर आने के लिए तो राजी होगा? कैसे? क्योंकि वो जेल में है। वहाँ अदालत में तो जा सकता है ना, अपील कर सकता है ना। हाँ। यहाँ कौन सी अदालत है? अगर हम जैसे लोग अगर उन लड़कियों को बाहर निकालना चाहें फिर तो क्या हमें करेंगे? तो हमें एक्सेप्टेंस बताइए, क्या करेंगे फिर? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, बताइए क्या करेंगे? अब जैसे वो वहाँ रह रहे हैं, अपना रूम लेके रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर क्या करेंगी वो? क्या आता है उनको, बताइए। इसके अलावा भी तो और व्यापार कर सकती हैं। क्या व्यापार? आम लड़की, मान लो ये पढ़ी लिखी बच्ची है, सुबह सोचा होगा कि मुझे जॉब करना, कहाँ करूँ? अच्छा। और उनके तो टैग लग रहा है। लेकिन हर कोई उनको जानता थोड़ी ना बाय फेस। देखो ऐसा है, आपको कोई बताता नहीं है कि मैं किन्नर हूँ, देख के पहचानते हो ना। देख के पहचान। अब आप गंगूबाई पे आ जाइए। वो जब आलिया भट्ट की जो चाल है वो देख के मैं शॉक्ड रह गई, और मेरे साथी हैं जो मेरे साथ बैठी हैं बाहर, हाँ जी, उन्होंने मुझे एकदम कहा कि मैम ये तो उसके जैसी लग रही है। मतलब वो जो ऐसे रिलेट किया चलना गजब है बिल्कुल, कि वो चली उस तरह से है कि जैसे वो महिलाएं चलती हैं। मैं भी नहीं समझ पाई इसको कभी, कि वो ऐसी चाल क्यों उनकी बदल जाती है। अच्छा। आप कभी फिर से अब देखना, अभी तो आपने नॉर्मली देखी, कभी फिर से कभी अपने इस पे देखना कि वो किस तरह से आलिया चलती है, पूरा झूम के लचक के। ऐसे लगता है कि जैसे इनका ये शरीर चल रहा है, हम चलते हैं सारा चलते हैं। हाँ। हमारे हाथ भी, हम लग रहा है कि पूरी बॉडी हमारी चल रही है, लेकिन उनका केवल ये हिस्सा चलता है, अजीब झूम के इस तरह से। वो बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि जैसे वो चल रही है। तो कैसे उनको तो कोई पहचान लेगा, और कहाँ ले जाएंगे? चलिए आपने उतार दिया, मैं कह रही हूँ मैं एक दिन में रेस्क्यू करती हूँ, फिर कहाँ ले जाएंगे? उनमें बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। नहीं, काम तो देखो किसी के पास भी नहीं बचेगा। किसके पास बचेगा? तो बाहर जाकर वही करेंगी ना। क्या उनका घर उनका समाज उनका एक्सेप्ट नहीं करेगा? आपका समाज नहीं कर रहा, उनका घर कैसे करेगा? हमारे यहाँ तो शादियाँ हो जाती है, तुम तो वेस्टर्न यूपी में हो। वेस्टर्न यूपी में अगर लड़की भाग के शादी कर ले तो परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, हमसे तो मर गई, बिल्कुल है ना। तो और बस चले तो मार के डाल दिया कहीं, और कह दिया जी भाग गई हो तो घर से, जबकि घरों में ही मार के डाल दिया। घर में मार के डाल दिया। तो वो तो वहाँ है, उनको कौन ले लेगा? बताइए, उनको कौन ले लेगा? एक माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, एक भी। मतलब वो इस चीज़ से और मजबूर होकर वहाँ पे रहने को तैयार है, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप जैसे बता रहे हैं वो खाने पीने के लिए भी तरस रही हैं, रस्ती है सब चीज़ को। तो क्या ये चीज़ वो बाहर नहीं झेल सकती? अच्छा कैसे? किराया तो देना होगा। किराया देंगी, कहाँ से लाएंगी? नौकरी करके। अरे नौकरी यार, उनको क्या आता है? नहीं देगा कोई। क्या आता है? कौन नौकरी देगा? क्या काम आता है बताइए? झाड़ू पोछा ही करेंगी ना किसी के घर में। हाँ हाँ। वो भी दे देंगे अनजान को, पहले मांगे आईडी लाओ, आईडी नहीं है उनके पास, है ना। फिर कहेंगे कि घर बताओ कहाँ है, वेरिफिकेशन कराएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन। जो आईडी, जैसे हमने अपने यहाँ सारी आईडी बनवाई हुई है कबाड़ी बाज़ार में, मगर उनकी आईडी कहाँ की है? कबाड़ी बाज़ार की, वो एड्रेस है ना। तो फिर कहाँ? अच्छा कबाड़ी बाज़ार की हो? नहीं हमारे से कोई मतलब नहीं। और जैसे ही लोगों को पता लगा पूरा बाजार खाली हो गया, हर आदमी सचेत हो जाएगा कि नहीं वो हमारे। अचानक कहाँ से भीड़ आई कि हमारे भी काम मांग रहे हैं, हमारे भी काम मांग रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं। ये होता तो बरसों बरस पहले हो जाते, ये कोठे चलते ही ना कभी। ये तो संभव ही नहीं है। तो क्या इनके पीछे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स लोगों का हाथ है? ना बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक बकवास बात है। तो फिर इस चीज़ को रोका कैसे नहीं जा सकता? देखिए गैंगस्टर उनके कौन है? उनके गैंगस्टर उन्हीं की दलाल, उन्हीं के दलाल। हाँ बिल्कुल, वो है मजबूत हैं क्योंकि पैसा है उनके पास। वो पुलिस के साथ संपर्क रखते हैं, बढ़िया पैसा देते हैं। अच्छा। है ना। मैं ऐसे खराब अनुभवों से गुजारी हूँ कि मैं IPS तक की भी मैंने ये सुना कि यार क्या आप अपना तो खोती, हमारा भी खो देती हैं, आपको ही ज़्यादा पता रहता है। मतलब अगर एक सिपाही ये बात कह रहा है तो मैं उसकी बुद्धि को समझ सकती हूँ, मगर IPS कह रहा है तो इसका मतलब उसकी मंशा ही नहीं है। वहाँ कोई नहीं चाहता कि बाज़ार खाली हो, इनसे उनकी आमदनी है। अच्छा। कोई नहीं चाहता। अभी हाई कोर्ट के आदेश से हमारे यहाँ कबाड़ी बाज़ार को डिमोलिश किया गया। हाई कोर्ट ने भी, मैं टिप्पणी नहीं करूँगी कोई भी, लेकिन ये मैं माननीय हाई कोर्ट का ज़रूर कहूँगी कि पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए था। अच्छा। सरकार को पहले पुनर्वास की योजनाएँ बनानी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दिन रात कह रहे हैं स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, लखपति दीदियाँ बना रहे हैं, उनके बनाइए, उनको करिए ना, उनको सिखाइए काम, वो भी सीखने को तैयार हैं। ये मैंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक एक लड़की को उतार के लाऊंगी कि जो काम सीखेगी। ऐसे लोग मेरे पास कहते हैं कि जो बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, बड़ा आश्रम चला रहे हैं, हालांकि उनके जो बाबा हैं वो जेल में पड़े हैं। अच्छा।
लेकिन ये भी आप बड़ा कड़वा सच देखिए कि ऐसे लोगों की पहुंच कितनी होती है। और लोगों को जमानत नहीं मिली, आशाराम बाबू पड़े हैं और भी कोई पड़े, रामपाल पड़े हैं, उनको शायद पैरोल क्या जमानत भी नहीं मिली। और बाबा राम रहीम रोज पैरोल पे आ जाते हैं, एक साल में 10 पैरोल मिली होंगी उनको, अकारण मिली होंगी, बीमार वो नहीं, उनका परिजन कोई नहीं मर गया, फिर भी वो पैरोल पे आते हैं। तो इसके पीछे का आप नहीं समझते हैं कितना बड़ा सच है। तो वो बाबा के यहाँ से मेरे पास आती है खबर। पहले तो ये आता है कि बहन जी एक बार बाबा मिलना चाह रहे हैं, चलो जी चलेंगे। तो हमको VIP ट्रीटमेंट दिया गया। हमारे साथ 2-3 सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और 4-5 लोग हम गए। बहुत VIP ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए कैसे किया जाता है कि अगर कोई कुछ करना चाहता हूँ, कह रहे ना कि ये उतार सकते हैं हम एक दिन में। तो पता है मुझे क्या बुलाने का, सैकड़ों NGO हैं और किसी को बुलाते, मुझे क्यों VIP बुला रहे हैं? आपको बुला रहे हैं? हाँ, हम गए और लाखों की भीड़ थी वहाँ। अच्छा। लाखों की। तो खैर बाबा स्पेशली हमसे मिले एक कमरे में, मतलब सब उसके बना रखे थे पर्दे वर्दे के। अच्छा। और उन्होंने हमें कुछ एक मंत्र दिया, हम तो भूल गए भैया उसको तुरंत ही। और उन्होंने कहा बताना मत किसी को, इसके दुष्परिणाम हो जाएंगे। अरे मैं क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे तो ठीक है। तो आपको लगता है कभी GB रोड जैसी जगह ख़त्म हो पाएगी? हाँ हो जाएगी। GB रोड ही नहीं, सारे बाजार बंद हो जाएंगे, सारे रेड लाइट एरिया बंद हो जाएंगे, बशर्ते कि आप लोग सुधर जाएं। अच्छा। हमारे यूथ सुधर जाए, मर्द सुधर जाएं, ये जाना बंद कर दें। पर क्या सरकार इन सब पे ताला नहीं लगा सकती? नहीं, ताला लगा के देखिए, ताला लगा दिया अगर तो ये कहीं तो रहेंगे। ये हिंदुस्तान की नागरिक तो हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहाँ जाएंगी? घरों में रहेंगी। घरों में तो हम रेड भी नहीं कर सकते, घरों में तो हम इनके घर में जाकर पूछ भी नहीं सकते ये लड़की कौन है, ये कैसे आ गई। और हुआ ही है मेरठ जैसी जगह में कि माननीय हाईकोर्ट को मिसगाइड करके और एक आदेश पालित किया गया कि बंद कर दिया जाए, वो बंद है। और उसके बाद भी मैंने लड़कियां निकाली। अच्छा। बंद होने के बाद जब सील हैं वो कोठे, उसके बावजूद भी मैंने मोहल्ले की लड़की निकाली उनके चंगुल से। तो क्या करेंगी वो? भाई क्यों नहीं इस बात को सोचते कि जब हमारा समाज वहाँ जाना बंद कर देगा, मान लो मेरी दुकान है, उस पर कोई सामान खरीदने आएगा नहीं, तो भैया मैं कहीं मजदूरी करने जाऊँ, चाहे कुछ भी करने जाऊँगी, करूंगी ना, मेरे पेट की भूख तो है, बिल्कुल, वो तो मैं कुछ करूंगी। तो वही तो बात है कि जब मर्द जाना छोड़ देगा, आपके भाई, आपके पिता, आपके बेटे, आपका कोई भी रिश्तेदार वहाँ जाना बंद कर देगा, वहाँ देखना बंद कर देगा, उस दिन वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। बात हमारी ये थोड़ी कि कोठों पे ताला डालने की, वो उनके घर है, वो अपने घर में रहेंगी, तो फिर कहीं मजदूरी करने जाएंगी। अच्छा। कहीं कुछ काम सीखने जाएंगी। तो आपका कहने का मतलब है कि वो वहीं रहकर अपनी मजदूरी कर सकती है, कहीं कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, आप जाना बंद करिए, सख्ती से बंद करिए कि नहीं जाना ही नहीं कभी। लेकिन जाने वाला क्या है, वो अपनी अपेक्षा से जा रहा है और वहाँ पे वो लोग जो है वो अपनी मंशा से नहीं है। ये गलत बात। अच्छा। जो अपनी मर्जी से वहाँ जा रहा है, हाँ। रोकना तो उसको ही है, रोकना तो उसको कि जो मर्जी से जा रहा है कि भाई तू क्यों जा रहा है। अच्छा। वो रोजी रोटी का दूसरा साधन ढूंढने दे उनको, क्यों उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन वो परपीड़क हैं, सैडिस्ट हैं वो लोग जो जा रहे हैं, जिनको उन्हें पीड़ा देने में जो आनंद मिलता है वो अपने घर में नहीं मिलता। तो ये लोग जो जाते हैं, ये किस तरीके से उनके साथ पीड़िता करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, उसको मत कहो, कुछ भी कर सकते हैं। वो नोचने खसोटने से लेके पैर के अंगूठे तक से बदतमीजी उनके साथ कर सकते हैं। अच्छा। बहुत बुरे हालात हैं। वो कुछ भी जो अपने साथ है उनके, उसको इंटरनल पार्ट्स में डाल सकते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकती। मुझे अपने अंदर से भी अजीब फीलिंग होती है कि ये ऐसी, बस इतना समझ लो कि औरत की ऐसी अस्मिता पे, उसके पूरे वजूद पे प्रहार है वो वहाँ। जब एक औरत, 3 पर्दे लगे हुए हैं और 3 लड़कियां हैं बराबर में, सोचो एक लड़की पे जो बीत रहा है वो दूसरी देख रही है, दूसरी पे सुन रही है, देख भले ही नहीं रही है, उसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकती। वो एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकती, वो बाहर आके भी नहीं कह सकती आज वो एक कस्टमर आया हो मेरे साथ ऐसे कर सकती। तो क्या अपनी मालकिन के साथ वो कंप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ के बारे में? मालकिन को तो सब पता है, और फिर भी मालकिन, क्योंकि देखिए उनको मालकिन तो जानती है कि उनका सुप्रीम प्लेजर क्या है। उनका है कि वो जो चीखे घर की औरत है आपके साथ सेक्सुअली इंडल्ज होगी मगर आराम से, आपकी बदतमीजी नहीं सहेगी। आप बदतमीजी करने वहाँ जाओगे, जितना लड़की चीखेगी उतना आपको प्लेजर है, वो वही आपका अल्टीमेट प्लेजर है कि आप जितना वो लड़की चीखेगी, चिल्लाएगी, आप किसी को मारोगे, भयंकर तरीके से काटोगे, नोचोगे। एक लड़की बैठी है मेरे सामने यूँ, और मैं देखा कि ऐसे उसके, क्योंकि अधनंगे से उनके कपड़े रहते, पूरा ये लाल हो रहा था जैसे अभी किसी ने किया है। और मतलब वहाँ पे लोग अपनी जिस्म की भूख नहीं, अपनी ज़बरदस्ती करने भी जाते हैं। हाँ, वही करने, वो कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करने जाते हैं। जिस्म की भूख तो उनके घर में सबके बीवियाँ हैं, कौन नहीं है वहाँ बिना बीवी वाला जाता है क्या?
सबके घर में उनका पार्टनर है, कौन है बिना उसका? हाँ, जैसा आपने बताया पेंटर और रिक्शा वाले ये सब जाते सबके हैं। घर में। तो वो करना चाहते हैं कि जो ये दिखाएं कि हाँ मैं मर्द हूँ, वो मर्दानगी वो घर में नहीं दिखा पाते, वहाँ दिखाते हैं। मैंने लड़की से पूछा इशारे से कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ऐसे। ये मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो कहती है कि पेट, भूख, पैसा। कि भूख और पैसा दोनों चीज़ भूख और चाहिए। पैसा। हाँ, मना कैसे करती? अच्छा, क्या वो लोग कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करते हैं? वो तो पिछले 20 साल से लगभग हमने कभी ऐसा वो करना ही नहीं कि बिना प्रोटेक्शन के कोई नहीं आएगा। हाँ, जिससे वो बच्चा पैदा करना चाहती है, जिससे उनका लगाव है, तो वो उसके साथ बिना प्रोटेक्शन के मतलब रहती उनको है। लगाव भी हो जाता है किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, इंसान है वो, पत्थर थोड़ी हैं। किसी में तो कुछ ढूंढती हैं, तो क्या उससे वो- अपेक्षा नहीं करती हैं वो। हाँ, हाँ। वो उससे ये अपेक्षा नहीं करती है मुझे घर में रख के रहे। फिर? वो उससे अपेक्षा नहीं करती कि मेरे बच्चे को अपना नाम दे, वो नहीं करती। एक औरत के 2 बच्चे हो सकते हैं, दो प्रेमी हो सकते हैं, बाप अच्छा। उनके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वो एक ज़माना ये था कि जब उन्हें बाप का पता ही नहीं था, पर आज वो नहीं है। अच्छा। आज वो नहीं, उनको पता है। और जब मैं एडमिशन कराती हूँ हाँ, तो मैं हाँ। उनके बाप का नाम लिखती हूँ। अच्छा। माँ का तो आ ही गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि माँ भी लिख सकती है, अब सिंगल मदर्स का बहुत है तो, लेकिन मैं फिर भी जिनका पता है उनको लिखती हूँ। अच्छा, वो क्या सिस्टम है जो आपके द्वारा हमने सुना कि लड़कियों से पहले एक बेबी कराया जाता है? हाँ, और ताकि उसके बाद- भागे ना। अच्छा, ताकि वो भागे ना। ये कैसे सिस्टम काम करता है? नहीं ये भाई ऐसा ना, कोई भी आए फिर तो उसको खुली छूट है कि वो नो प्रोटेक्शन, तब उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मर्द भी नहीं चाहता कि हम प्रोटेक्शन यूज़ करें। अच्छा। हाँ, तो वो आएगा, किसका बच्चा है नहीं उन्हें मालूम होता, लेकिन बच्चे को दूध हुए बच्चे को छीन लिया जाएगा, तो माँ है, चाहे वो औरत हो या मैं हूँ। अच्छा। हाँ, जब तक वो उसका दूध भी पीता है तो तभी छीन लिया जाएगा। उसी टाइम पे छीन लिया जाता है? 1-1.5 महीने का बच्चा छीन लिया जाता है। तो क्या ये मैंडेटरी है उनके लिए? हाँ, किस तरीके से? देखिए किस तरीके से, क्या उनकी अपनी थोड़ी है बस। नई लड़की को तो पता ही नहीं कि भाई मैं बिना प्रोटेक्शन के मना कर सकती हूँ उनको, अच्छा। और मना कर भी नहीं सकती, उसके साथ मारपीट होगी। मतलब हर जब तक वो बिल्कुल उसमें सरेंडर ना कर दे तब तक नहीं। देखिए जैसे आप छोटी सी बात देखिए, किसी कोई कह रहा है मैं निर्दोष हूँ और पुलिस ने उसको 3rd डिग्री नहीं हो गया, वो 25 और कत्ल कबूल लेगा, है ना, कि मैं किसी तरह से निजात पाऊँ, छुटकारा पाऊँ इस मारपीट से, वो पा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर तो कहीं भागेगी नहीं, एक बच्चे को तो छोड़ के माँ नहीं भागती कभी। तो मतलब उनको फंसाने का एक जरिया है उनसे हाँ। बच्चा कराने का। हाँ, फिर क्या उस बच्चे का क्या करते हैं वो लोग? अभी तो देखिए हम पढ़ाने लिखाने लगे हैं उनके सबके बच्चों को मतलब ज़्यादातर। जितने भी बेबीज होते हैं वो आपके पास आते हैं? हाँ, ज़्यादातर नहीं, मतलब जैसे ही बड़े होते हैं तो ये भी मैं कोशिश आपके अलावा करती भी हूँ। बहुत सारे NGO हैं? और कोई नहीं करता, हमारे यहाँ भी सिर्फ- नहीं करता। हर जगह मुश्किल से 5-6 NGO पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। अच्छा। बनारस में है, मुंबई में है, हाँ। सोनागाछी में तो काफ़ी बड़ा है। तो इसमें क्या रोल रहता है पुलिस वालों का? कुछ भी नहीं, कस्टमर को प्रोटेक्शन देने का है, कस्टमर के साथ मारपीट ना हो जाए। कस्टमर के साथ तो और क्या, जो वहाँ अरे पे- सीधा सा फंडा है, अगर कस्टमर को रोकेगा पुलिस नीचे हाँ। तो बाजार अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो मतलब पुलिस वालों को भी वहाँ से पेमेंट आ रही है? अरे बराबर आती है, उनके बिना कैसे चलेगा बाजार, कैसे चलेगा? और नीचे के दुकानदारों को नहीं दिखता, हाँ। दुकानदारों को नहीं दिखता, हाँ। बाजार को नहीं दिखता। इतना बड़ा टिम्बर मार्केट है, हाँ, जीबी हाँ। रोड, उनको नहीं दिखता यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल। सबको दिखता है। अभी ये पॉडकास्ट से कुछ काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। कोई एक मुझे लगातार वीडियोस बना के भेज रहा है वहाँ से कि देखिए अच्छा, तो ये इस डिजिटल ज़माने में हाँ। क्या आपकी बातें उन तक पहुँच पा रही हैं? शायद, शायद। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से क्योंकि चुप्पी है, एक बड़ी चुप्पी है, कोई इस मार्केट आवाज़ नहीं आ रही, समाज की आ रही है, लोगों की आ रही है मुझे आवाज़ बराबर। हाँ, हाँ। लोग कह रहे हैं, लोग जो बाहर से भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह से आदमी जुड़ रहा है कि बिल्कुल हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बच्चे के लिए करेंगे। अच्छा। हम बच्चे को अडॉप्ट तो नहीं मतलब उसको, लेकिन वो उनके प्रायोजक हो जाते हैं कि भाई आप इस बच्चे का खर्चा उठा लें। आधा तो हमको माफ़ी कर देता है स्कूल प्रशासन, और बाकी का आप उठा लें, तो हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि हम हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। अच्छा। कक्षा 9 तक कम से कम, उसके बाद बच्चे को प्रेरित करते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ाओ, अपना खर्चा खुद निकालो। अच्छा। हम नहीं करेंगे। और पुराने बच्चे भी करते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के काबिल लोग हुए तो वो बच्चे भी दूसरे बच्चों का करते हैं।
एक सिस्टम इस तरह का, और बड़ा साइलेंट मोड पे है ये सिस्टम, हम इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन है, बकवास, मुझे तो इससे बुरा कुछ लगता ही नहीं है। अच्छा। ट्रकों के पीछे लग रहा है, ट्रकों के पीछे लिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपको पता है कि उन ट्रकों के जरिए कब लड़की सप्लाई हो जाती है, कब नेपाल से भारत बॉर्डर पार कर जाती है। अच्छा, तो क्या दिल्ली में जितनी भी कोखे हैं वहाँ पे सारी लड़कियाँ बाहर की आई हुई हैं? नहीं, केवल दिल्ली में ही नहीं, हर जगह जा रही है लड़की, कोई दिल्ली थोड़ी है फोकस। अच्छा। नहीं नहीं, हर जगह है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली है। दिल्ली भाई, दिल्ली में सौदा पटा दिल्ली में, कलकत्ता में पटा तो कलकत्ता में, नहीं तो पुणे मुंबई है, वहाँ चलेंगे। फिर कबाड़ी बाज़ार में जाओ तो कबाड़ी बाज़ार में। अच्छा, तो कहीं भी हो सकता है सौदा, कोई फिक्स जगह थोड़ी है, और फिक्स दलाल नहीं है कि भाई यहीं जाएंगे हम तो खुले हैं, हमारे पास तो वस्तु है। हमें तो देखिए, एक एमआर होता है, वो अपनी दवाइयाँ 10 जगह लेके जाएगा, भाई वो तो देगा ही ना हर जगह। हाँ बिल्कुल, जहाँ उसको ठीक उसका रेट मिल रहा है, जिसमें उसका प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, वहाँ देगा। तो ये तो एक वस्तु है, वो औरत नहीं है। तो आपके अच्छा, जैसे आप जब अंदर में जाते हैं, आप बहुत महिलाओं से बात करते हैं, क्या उन्होंने ऐसा दुख दर्द बताया आपको कि आपके रोंगटे खड़े हुए हों? मैं तो आंखों से देखती हूँ, बताने की कहाँ ज़रूरत है। देखो, मैं उन महिलाओं का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना आम एक महिला का करना चाहिए। मैं कोई कार्यक्रम करूँ, मैं मंच देती हूँ उन्हें, अच्छा, मंच पे बिठाती हूँ। किसी अधिकारी को भागना हो भाग जाओ, कि तुमने ये बुला के बिठा ली, मत रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने यहाँ शादी ब्याह में उनको आमंत्रित करती हूँ, उनको प्रेरित करती हूँ कि आप शादी ब्याह में नहीं कर सकती, कम से कम जन्मदिन मनाइए बच्चों के, मैं आऊँगी, मेरे साथी आएंगे। मतलब हर मेन स्ट्रीमिंग में करने का मैं कोशिश करती हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उनको नहीं जी डंडे के जोर पे नहीं खाली कर, तुम गंदा काम कर। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गंदा काम नहीं कर रही, वो आप ही की गंदगी की सफाई कर रही है, उनसे कराया जा रहा है और आपकी गंदगी की सफाई कर रही है। अंदर उनके रूम वगैरह किस टाइप के होते हैं? रूम तो है ही नहीं कहीं, रूम कहाँ है, फिर बस पर्दे टांग के एक रूम में 3-4 केबिन बना दिए जाते हैं, वहीं वो लड़कियां भेज दी जाती हैं अंदर। अच्छा, बाहर एक छोटा सा बस इतना बड़ा कमरा होता है जिसमें मालकिन बैठी रहती है। हाँ, कुछ लड़की रहेंगी बाहर खिड़की पे, कुछ बैठी हैं, और उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता कि मैं बैठी हूँ। मेरे से थोड़ा सा तो पर्देदारी करती हैं, अब लिहाज करती हैं थोड़ा, ये बैठी हूँ मैं और अचानक जीने में पदचाप हो तो सारी भाग के जाएंगी। अच्छा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो भाग के जाए और अपने आप को ये एक्सपोज करें कि मैं या मैं। कौन अपने आप को उस कस्टमर, जिस कस्टमर की शक्ल देखने को जी ना करे, जिसके चेहरे पे 12 बज रहे हों, कि नाखूनों में गंदगी भरी हुई हो और मैले कुचैले दांत और कपड़े हों, और उसको दिखा रही है कि हम या हम। अच्छा, मतलब अगर कोई कस्टमर जाता है तो वो पहले चॉइस भी रखता है? बिल्कुल, अरे उसकी चॉइस तो है, वही तो है उनका अन्नदाता। कौन है जो वहाँ जाएगा वही तो खाना देगा, वो नहीं आया तो फिर क्या होगा? आज खाना भी नहीं मिलेगा अगर कस्टमर नहीं आए तो फिर। और अगर मुझे 10 कस्टमर चाहिए तो 10 के लिए तो मुझे गिड़गिड़ाना ही होगा। और ऐसी वो डेली के 15-20 कस्टमर अटेंड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी महिला को पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो उस टाइम पे वो और ज़्यादा प्लेजर देने वाला टाइम माना जाता है, मना नहीं कर सकते। ना तो है ही नहीं ना, इस प्रोफेशन में ना नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे भी मना नहीं है? हाँ, नहीं कर ही नहीं सकती, ये उनको हक नहीं है। अगर उनका अपना मन कि हमें नहीं करना, अपना उनका अपना कौन सा मन है? उनका अपना मन हो तो वहाँ क्यों रहेंगी? अगर उनको मन की बात कहने की बात की जाए तो वहाँ क्यों रहेंगी? अच्छा, वहाँ से चली नहीं जाएंगी, लेकिन वो नहीं है। और मैं बेस्ट इसका वो बताऊंगी कि जितनी भी लड़कियों की शादी मैंने कराई, वो बहुत अच्छे से रह रही हैं। और क्योंकि हम तो लगातार फॉलोअप करते हैं, कई साल हो जाते हैं, कुछ को तो हमें 10 से भी ज़्यादा हो गए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से रह रही हैं कि मैं भी कुछ दिन पहले की बात बताऊंगी कि कोई सज्जन आए और उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी आपने एक शादी कराई थी ऐसी। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि ये वहाँ से बचाई हुई लड़कियाँ, वो तो हम छिपाते हैं कि ऐसी कोई लड़की हमारे लड़के को भी दिलवा दो, इसकी बीवी गुजर गई, 2 छोटे-छोटे बच्चे, कि इतनी बढ़िया लड़की है वो कि जानवरों का भी काम करने लगी। मतलब रोड डंगर का भी, जो उनके गाय भैंस हैं, कि उनका भी सारा काम करती है और हंसती रहती है हमेशा। तो उन्हें भी तो एक घर चाहिए। तो क्या जैसे दिल्ली की सरकार में आज के टाइम पे रेखा गुप्ता एक सीएम महिला के तौर पे हैं, वो इस चीज़ के बिहाफ पे क्या एक्शन लेंगे आपको लगता है? भाई मैं तो मैं निराश इसलिए नहीं हूँ कि मैं उन बाज़ारों को बंद नहीं करा सकी। मैंने बंद कराने का सोचा ही नहीं, सच बात तो ये है, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट नहीं था। मेरे पास ये नहीं था कि ये फिर कहाँ जाएंगी।
मैं बंद करना चाहती थी उन कस्टमर्स को कि ये ना आए, कस्टमर नहीं आएंगे तो रुक जाएंगी। तो सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करती, चाहे दिल्ली सरकार हो, मैं कोई उम्मीद नहीं करती। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार से उम्मीद करूं, चौराहों पे बच्चे, एक बच्चा कंधे पे पड़ा रहता है, वो ना हंसता है, ना रोता है, ना धूप लगती है उसको, ना सर्दी लगती है उसको। आप ये भी नहीं जानना कि सरकार का कौन मंत्री नहीं निकलता वहाँ से। खासतौर पे दिल्ली की अगर आप बात करो तो, और अब तो ये मेरठ और गाजियाबाद जैसी जगह भी पैर पसार लिया इसने, तब नहीं दिखता सरकार के नुमाइंदों को कि कौन बच्चे हैं। मैं अगर रुक के पूछ सकती हूँ, आप क्यों नहीं पूछ सकते? आप तो जिम्मेदार पदों पे, आपके पास तो सरकार की ताकत है, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं ना, फिर भी 31 साल से लड़ रही हूँ। आप एक साल तो अपने कार्यकाल में तो लड़के दिखाओ। और मैं इससे कड़वा सच बता नहीं सकती तुम्हें कि बड़े सफ़ेद हाथी हैं ये जितने आयोग हैं, जितने ये सब सफ़ेद हाथी। मुझे पता है कि मेरे खिलाफ अक्सर कार्रवाई होती रहती है ऐसा बोलने पे। अच्छा, मुझ पे चूँकि मैंने इतना खुल के विरोध किया, इतना खुल के विरोध किया पुलिस एट्रोसिटी का, इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे उनका, और उनके हर किसी की खबर मैंने मानवाधिकार आयोग को भेजी, इतनी ज़्यादा भेजी कि मुझसे तंग आ गए। और अल्टीमेटली उन्होंने मेरे यहाँ का एक लड़का पकड़ा, 120 रुपये की 420 का मुकदमा मुझ पर लगाया कि मैंने 120 रुपए लिए इससे और अपना सदस्य नहीं बनाया। अच्छा, जबकि मेरी चॉइस है कि मैं ना बनाऊं किसी को अपना सदस्य, वो क्रिमिनल है तो मैं नहीं बनाऊंगी। और 120 रुपए का उसके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि मैं तो हाथों हाथ रसीद देती हूँ, कोई सबूत नहीं था, और उसमें मुझे 420 का मुकदमा लगाया गया जो मैंने 20 साल चलाया। अच्छा, जमानत के लिए तो मेरे कम से कम 20-25 वकील अपने आप खड़े हुए, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। अच्छा, वो ऐतिहासिक था मेरे शहर का कि बहुत लोग खड़े हुए उनके लिए, हाथों हाथ उसको, पर मैंने उसे खारिज नहीं किया आज तक भी। अब आप कहते हैं कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है या मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। हाँ। अगर आपके पास कोई ऐसी ताकत हो तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनका पुनर्वास करना चाहूँगी। पुनर्वास? उनको रोजगार नहीं, रोजगार देने की मैं बात नहीं कर रही, मैं कह रही पहले उन्हें ट्रेंड तो करूँ। मान लो तुम पढ़े लिखे ही ना हो तो कैसे करोगे जॉब? कुछ तो काम आना चाहिए, फिर तुम कुछ सीखोगे कि भाई मैं चलो बढ़ई का काम सीख लूँ, मैं कुम्हार का काम सीख लूँ। बहुत सारी विधाएं हैं। आजकल मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि स्वयं सहायता समूहों को बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। उनके स्वयं सहायता समूह बना, मैंने बहुत बार कोशिश की है कि स्वयं सहायता समूह बनाऊँ उनको वहाँ उनको अटैच कराऊँ बैंक से, तो वो कुछ काम करेंगी। और काम करके उसकी अभी हर जगह हर ज़िले में सरस केंद्र बने होते हैं जिनमें उनके सामान को डिस्प्ले किया जा सकता है। अच्छा। सरकार मेले भी लगाती है, उनमें उनके सामान जा सकें। तो पुनर्वास के तो बहुत सारे साधन हैं इनके, ज़रूरी थोड़ी है। और जो शादी करना चाहती है उनकी शादियाँ कराए सरकार, शादी भी तो हो सकती हैं, हो सकती है। तो नहीं, क्या हुआ कि आपने ताले डाले और उन्होंने कह दिया कहीं भी चली जाओ। अरे कायदा ये था कि जो लड़कियाँ ऐसी थी उनको नारी निकेतन भेजते, वहाँ उनका पुनर्वास करते। जो बड़ी उम्र की थी जिनके घर थे अपने भी, तुम अपने घर जाओ, अब छोड़ो इस सबको। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। तो आप हमारे प्रधानमंत्री से क्या निवेदन करना चाहिए? देखो, मेरा तो ये निवेदन है कि उनका बड़ा नाम है इस समय और तमाम देश झुकते हैं। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ट्रंप को कहा कि उनका फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने फ़ोन किया जीएसटी के मुद्दे पे, वो नाराज़ हैं तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत रास्ते हैं, मैं 70 देशों से अनुरोध करूंगा कम से कम कि वो हमारा माल खरीदें, हम उनका खरीदें। नहीं है मुझे ट्रंप की ज़रूरत, तो सैल्यूट करने लिए जैसी बात थी। पर प्लीज़ एक बार जब बेटी बचाओ या तो इस नारे को ख़त्म कर दो, या फिर इन बेटियों को भी बेटियाँ समझो, इन बेटियों की बदहाली पे। और मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि जब तक मैं जी रही हूँ, मुझे अगर ये कहे कोई भी कि भाई हम आपको करेंगे, मतलब कहेंगे कुछ नहीं, आप केवल इतना करो कि इनका पुनर्वास करने की योजनाएं हमको बना के दे दो, मैं देती हूँ आपको बना के। आप उन किसी से भी आप उनका इम्प्लीमेंटेशन करा लो। आपके पास बहुत सारे हैं, आपके पास सिड भी है, आपके पास इतनी ITI हैं, आप उनमें ट्रेंड कराइए इनको। हमारे पास बहुत सारा खुला आसमान है, उनमें कराइए और इनको भी एक जीने का मौका दीजिए। आप इनको दोबारा से एक री लाइफस्टाइल देना चाहते हैं? बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि इनकी मेन स्ट्रीमिंग हो। इस चीज़ में अगर प्रधानमंत्री हमारे आगे बोलते हैं तो आप उनके लिए सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो मैं सहयोग नहीं, मैं तो नतमस्तक हो जाऊंगी, मैं तो उनके चरणों में गिर जाऊंगी कि अगर इन बेटियों का उद्धार कर दे। अब खाली कहने से बेटी नहीं बचती है, उनके लिए कोई तो उद्धारक बनेगा। अगर राजा राम मोहन राय ना होते तो हमारे सती प्रथा कभी बंद नहीं होती। और कुछ बस मैं तो इतना ही कहूँगी तुम लोगों से कि अब जब तुम इसमें आए हो। अच्छा, एक चीज़ और, बिल्कुल, हम इसमें आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? देखो, मेरी सहायता तो आप इतना करो कि अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना,
खास तौर पे कॉलेजेस में, अपने आसपास में ये मुहिम चलाओ कि बच्चों से कहो कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अब समझ लीजिए कि लगभग 45 साल पहले मैंने लव मैरिज की है, अच्छा। है ना। और इंटरकास्ट तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इंटरकास्ट भी है, मतलब त्यागी और ब्राह्मण में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस मानसिकता का फ़र्क होता है। मानसिकता का ही फ़र्क है क्योंकि हर एक इंसान ही है। तो अगर मैं कर सकती हूँ कन्विंस करके इतने साल पहले, तो आपके माँ बाप कोई जल्लाद थोड़ी हैं कि आपको मार देंगे। आप उन्हें बताइए अगर आपको किसी से भी, और प्यार पे कोई पहरा नहीं लगता है, ये तो दिल की भावना है। आप प्यार करिए किसी से, मगर माँ बाप की निगरानी में बताइए उन्हें। जब वो तैयार ना हो तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन खुला है। भागिए मत, भागिए नहीं, कहीं जाइए मत, सीधे कोर्ट जाइए कि हमको शादी करनी है। अभी वो आदमी बंद के रहेगा, कोर्ट में है, माँ बाप को सूचना, वो मांगे ना मांगे, आपके पास खुले आसमान है। ये इतना बड़ा विस्तृत एरिया है मोबाइल, आप उनको मैसेज भेजती रही, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, वो फिर भी देखेंगे क्योंकि दिल तो जुड़ा है उनका आपसे। बिल्कुल। और सभी कॉलेजेस में आप लोग जाएं, आप कुछ करें। जैसे अभी हमने एक नई मुहिम भी छेड़ी है, उसके बड़े सुखद परिणाम आ रहे हैं, अभी तो खुल के कहेंगे उसको आगे। तो आप लोग इस तरह की मुहिम चलाएं कि जाएं उनमें कॉलेज में बताएं अपने घर, इस चीज़ के बारे में हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, अब ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। और जो आप जो NGOs चला रहे हैं या फिर आप जो कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई अपनी तरफ से धन की सेवा करना चाहे, वो कर सकता है हमारे एक बच्चे के लिए। अच्छा, हमारे किसी भी एक बच्ची के लिए। और उसका वो देखिए, हमारा ज़्यादा नहीं है उसमें, बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम लेते हैं, मगर उसमें भी हम क्या करते हैं, उस बच्ची का पूरा प्रोफाइल आपको देंगे, पूरा प्रोफाइल। हाँ, और जब चाहे आप उससे मिल सकते हैं। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं उस बच्ची से। क्योंकि वो हॉस्टल में हर वक्त तो प्रोवाइड नहीं कराते, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं तो अपने लुक से, बालों से पहचानी जाती हूँ, फिर वो समझ जाएंगी ये उनके बच्चे है ना। तो वो नहीं, मैं आइडेंटिटी बस केवल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, स्कूल के प्रबंधन को, और मुझे पता होता है। अच्छा। तो उनसे मिलवाती हूँ। मेरे जो बाहर के लोग हैं, अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, वो मेरे बच्चों को प्रायोजित करते हैं। अच्छे परिणाम हैं इस चीज़ के भी, और फिर वो बच्चे भी करते हैं। अभी 2 बच्चे मेरे दुबई में हैं, दोनों बहन भाई हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो इनके मतलब यहीं के निकले हुए, और दूसरे बच्चों की मदद कर रहे हैं। उनसे तो मैं ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे कहती हूँ कि एक बच्चे के पैसे, एक बच्चे की पढ़ाई करें। अच्छा, चलो इस चीज़ के लिए तो हम बायो में लिंक वगैरह डाल देंगे, आपका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी होगा बिल्कुल डाल देंगे। अब एक आखिरी सवाल कि अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते, एक उम्र होती है इंसान की। बिल्कुल, मैं तो सोच के बैठी हूँ। बिल्कुल, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें और सुधार आएगा? नहीं, देखिए, अगर नहीं आता तो आज ही पॉडकास्ट ना हो रहा होता। अगर ये आवाज़ को लोग सुन ना रहे होते, बिल्कुल, तो ये मुझे भी किसी ने कहा है, काफ़ी बड़े पॉडकास्टर, उन्होंने कहा, मैं मुझे पता लगा कि आप किसी को मना नहीं करती। उनका नहीं, मैं उनके लिए नहीं काम कर रही, पॉडकास्टर्स के लिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ। अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, बच्चों तक, जो अगली पीढ़ी है मेरी। मैं किसी के एक के हाथ में ही नहीं थमा के जाना चाहती कि आप इसे करो। इस दर्द को समझो, वो भी आपकी बहन बेटियाँ हैं, बिल्कुल, और आज़ाद कर दो उन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।